Hello everyone, welcome back to all of you again, back to my channel, The Math Fun Walla. And today we are going to discuss with you some questions related to Coulomb's law and some questions related to Coulomb's law in vector form. Then we will going to discuss some small topics with you. जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा हुआ, ये लेक्चर 6 है. This is the lecture 7. This is the part 7 sorry of electric charges and fields. और लेक्चर 6 या लेक्चर पार्ट 6 में आपने देखा होगा, बताया था आपको कूलम्स लॉ बताया था. कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स. आज हम आपके लिए बस क्वेश्चंस लाए हैं, थोड़े से क्वेश्चंस लाए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाए बनाते हुए नया नया. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, उसे आप ट्राई कीजिए. उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कुछ टॉपिक्स करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे. तो ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ, आपको लगाना है. तो देखिए ये है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं. क्वेश्चन है ये है, क्वेश्चन लगाना है आपको. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन placed at some distance apart in air if the charge on electron is giving 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दे रखी है. ये K की वैल्यू है जो कि कूलम्स लॉ में आती है. K Q1 Q2 वैल्यूज. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 into 10 to the power 31 kg. कैपिटल G की वैल्यू दे रखी है 6.678 into 10 to the power minus 31 kg. और कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है 6.678 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेशियो. क्या होगा रेशियो. और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों में सेम है. वो तो ग्रेविटेशन में भी उसमें भी. अब सुनो होगा कैसे. पूछा है आपसे सॉल्यूशन, आपसे पूछा है Fe to Fg फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स टू रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. Fe to Fg पूछा है. तो Fe बाय Fg ये पूछा है. तो वो आप कैसे करोगे. आपको बताया कि Fe का फॉर्मूला क्या होता है. आप रखोगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. Fg का फॉर्मूला पता है Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. अब आपको पता है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में. यहाँ ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ये Q1 अपॉन 1 Gm1 M2 अपॉन 1. ये कट गए आपस में, ये तो सॉल्व हो गए. अब बात क्या थी, मैंने Q1 Q2 लिए. अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस. यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है. मैं बताना भूल गया था, क्वेश्चन में लिखना भूल गया था. फॉर 2 सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ. फॉर 2 सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम चार्ज के हैं. इसका मतलब हम Q1 Q2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये Q स्क्वायर है, क्योंकि चार्ज जो पार्टिकल हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेम है, सेम डिफर नहीं कर रहे, वो सेम है, उनकी वैल्यू सेम है. और ऐसे ही मास पार्टिकल भी सेम है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होगा, और चार्ज सेम होगा तो मास भी सेम होगा. क्योंकि मैंने पढ़ाया था चार्ज एंड इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास. अब ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये हो जाएगा Q1 Q2 मैंने सेम बताया Q स्क्वायर अपॉन Gm स्क्वायर. Q स्क्वायर Gm स्क्वायर. K की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है. अब आप इन सब में वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे. अब मैं रख ही देता हूँ वैल्यू. चलो मैं यहाँ से रख देता हूँ. K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या दे रखी है 9 into 10 to the power 9. Q स्क्वायर, Q कितना है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19. तो 1.6 into 10 to the power minus 19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा. अपॉन G कितना, कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11. M स्क्वायर मास ये रहा 9.1 into 10 to the power minus 31
दिस इज द वैल्यू। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे, काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे, काटोगे, हटाओगे, जोड़ोगे, घटाओगे, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, पूरे को सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कर लेना इतना तो कर ही लोगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आएगा वो आएगा 10 की पावर 42। इस टर्म को आप वैसे याद भी रख सकते हो, ये आंसर आएगा 10 की पावर 42 इज द आंसर। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स Fe to Fg is equals to the 10 to the power 42। 10 to the power 42 आएगा। ऐसे आप लर्न भी रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन का फोर्स का रेशियो पूछ रहे तो सीधी बात है, माइंड में सेट है, लर्न है, दिमाग में बात छपी हुई है कि 10 की पावर 42 आ जाता है। तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और है, इसे लिखते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हमें सर्व करके दूसरा क्वेश्चन जल्दी आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। हम अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं उतार के आपको, आप दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम क्वेश्चन तो जरूर लाएंगे, सेकंड क्वेश्चन लाना है। अभी एक क्वेश्चन करा दिया जिसका रेशियो 10 टू द पावर 42 आया, आपको अपने माइंड में याद रखना है बस कि 10 की पावर 42 आता है कूलम्स लॉ, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो आता है 20.10 टू द पावर 42 आता है। अब अगर मैं बात कहूँ आपसे कि आपको निकालना है, हाँ, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन और लाएंगे हम, अच्छे क्वेश्चन होंगे 2-3, पर उन क्वेश्चनों को लगाने से पहले, कराने से पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जो कि एक है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ और एक है छोटा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसे कहते हैं, वो समझना पड़ेगा। ये 2 छोटे टॉपिक हैं, इनको बता के हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे और आप क्लियरली समझाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ के। लिमिटेशन क्या क्या रहेगी कूलम्स लॉ की, फिर क्वेश्चन लाएंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर देते हैं, अगले पार्ट में, अभी इसी लेक्चर में अभी आगे ले आएंगे। तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर कर देते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या होते हैं? सबसे पहला लिमिटेशन अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला लिमिटेशन जो होता है वो होता है ओनली वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। एक्सटेंडिंग चार्ज, मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ एक्सटेंडिंग चार्ज। एक्सटेंडिंग चार्ज से मेरा मतलब है कि ये कूलम्स लॉ सिर्फ ओनली चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है, ओनली वैलिड फॉर चार्ज पार्टिकल्स। तो पहला पॉइंट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, पहला पॉइंट लिखूंगा एक्सटेंडिंग चार्जेस। इसी में ये पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। जरा पहला पॉइंट ये हो गया, पहला लिमिटेशन जो है कूलम्स लॉ का मेन लिमिटेशन यही है, पहला ये हो गया। अब दूसरा लिमिटेशन क्या होता है? दूसरा लिमिटेशन लाएंगे इट्स इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड ऑन मीडियम ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये मीडियम ऑफ चार्जेस पर वैलिड नहीं होता। इट इज नॉट वैलिड ऑन मोशन ऑफ चार्जेस ऑल्सो, मीन्स ये मोशन ऑफ चार्जेस पर फॉलो नहीं। मतलब मैं कैसे कहूँ इस बात को, जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पॉसिबल है। जैसे कि दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं तो ये जब ही लगेगा। अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज रेस्ट पर है, एक चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज रेस्ट पर है, एक चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज रेस्ट पर है, तो ये नहीं लगेगा। इसका ये लिमिटेशन है, एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स के लिए, या फिर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के लिए, या फिर इक्विलिब्रियम अटेंडिंग चार्ज पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है। जो चार्ज एक फिक्स प्लेस पर स्थिर रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, मोशन नहीं करते। तो मैं इसे लैंग्वेज में कैसे कहूँगा? लैंग्वेज में से ऐसे कहूँगा कि इट इज ओनली वैलिड ऑन मोशन ऑफ, इट इज नॉट वैलिड ऑन द मोशन ऑफ चार्जेस। मतलब मोशन अगर कर रहा है चार्ज पार्टिकल तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, एक ही जगह पर है, दोनों एक ही जगह पर है, तो ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, एक रेस्ट पर, तो भी वैलिड नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा इट इज नॉट वैलिड ऑन मोशन ऑफ चार्जेस, वैलिड ओनली ऑन मोशन if valid on motion if one charge is at rest and another charge in motion। सुनने जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट जो बताया मैंने आपको ये बताया
ये वैलिड कहाँ नहीं होता है, ये वैलिड नहीं होता जहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं। अगर चार्ज मूव कर रहे होंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द force with the help of Coulomb's law. It is not possible. If the charges are at stationary, then we can easily find. But there is a limitation of Coulomb's law in second point. What is the limitation? The limitation is saying that I am not validating on the motion of charges. Means ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पर ही कंडीशन अप्लाइड होगी। मोशन अगर करेगी कोई चीज, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसे कहते हैं, डायनेमिक्स में मोशन पढ़ते हैं, मोशन वाली चीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसलिए मैंने लैंग्वेज में कह दिया इट्स ओनली वैलिड, इट्स नॉट वैलिड ऑन द मोशन ऑफ चार्जेस। मोशन ऑफ चार्जेस पे ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड ऑन मोशन कब वैलिड होगा? जब एक चार्ज इज रेस्ट और दूसरा चार्ज मोशन। हाँ, ये आप ये कह सकते हो कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर है, एक चार्ज मोशन में है, तो ये वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ही चार्ज मोशन में तो ये वैलिड नहीं होगा। तो मैं सीधा यही कह देता हूँ, इट्स नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड इन मोशन ऑफ चार्ज। ये दो ही लिमिटेशन है, मेनली जनरली दो ही लिमिटेशन है। इट इज नॉट वैलिड इन मोशन ऑफ चार्ज, इट इज नॉट वैलिड ऑन मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज इस पे वैलिड नहीं होता। अगर एक चार्ज रेस्ट पर है, दूसरा चार्ज मोशन कर रहा है, वैलिड when if one charge is at rest and another charge is in motion, वैलिड हो सकता है अगर एक चार्ज रेस्ट पर हो, दूसरा चार्ज मोशन कर रहा हो, वैलिड हो सकता है। अगर दोनों ही चार्ज मोशन कर रहे हो, इम्पॉसिबल। तो ये इसका लिमिटेशन है। इट इज नॉट वैलिड इन मोशन ऑफ चार्ज, वैलिड इफ वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अनदर चार्ज इन मोशन। और पहला एक्सटेंडिंग चार्ज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल, छोटे चार्ज पार्टिकल। ये हो गया। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसे कहते हैं उसे बताते हैं। इसे अब कर देते हैं डस्टर लाइन। नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स हैं, साथ के साथ उतारिए, साथ के साथ बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन बनाने को बना सकते हैं, कह देंगे, वो मैं बता दूंगा अभी, पर पहले समझना जरूरी है। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं। जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। अब दो चार्ज पार्टिकल्स अगर मैं फ्री स्पेस या वैक्यूम में रख दूँ तो आप क्या कॉन्क्लूड करोगे? आप कॉन्क्लूड करोगे कि दोनों एक दूसरे का फोर्स लगा रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसका फोर्स लगा रहा होगा ऐसे इस डायरेक्शन में, ये इसका फोर्स लगा रहा होगा ऐसे इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे को रिपेयर कर रहे होंगे। इसकी वजह से फोर्स लगेगी तो वो हो जाएगी F12। इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसकी वजह से जो लगेगी वो हो जाएगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। ये हो जाएगी F21। तो बस यही कॉन्क्लूड कर पाओगे। तो यही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑन 2 बताओ, फोर्स ऑन सेकंड बताओ, मतलब मैंने पूछा फोर्स ऑन सेकंड, मतलब फोर्स सेकंड पे लग रही है, तो क्या है इसका मतलब, किसकी वजह से लग रही है? तो मैं क्या लिखूंगा? F21। अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन 1 बताओ तो लिखूंगा F12। तो ये यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। एक तो ये होता है। अब अगर मैं 3 चार्ज पार्टिकल्स लूँ तो क्या होगा? समझना, पहले समझिए आप। अगर मैं
तीन चार्ज पार्टिकल्स लूं, अगर मैं तीन चार्ज पार्टिकल्स लूं Q1 Q2 Q3, अगर मैं Q1 Q2 Q3 अगर मैं स्पेस में कंसीडर करूं, Q1 Q2 Q3 अगर मैं स्पेस में कंसीडर करूं, और फिर मैं आपसे पूछूं किसी एक पर फोर्स कितनी लग रही है, किसी एक पार्टिकल पे आपसे मैं फोर्स पूछूं, तो आप बता पाओगे? यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, मैंने Q1 लिया, मैंने Q2 लिया, मैंने Q3 भी लिया, मैंने तीन चार्ज पार्टिकल लिए। अब अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगा तो आप कह दोगे कि भैया यहाँ पर फोर्स लग रही होगी तीनों में आपस में, ये इस पे लगा रहा होगा, 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 मतलब तीनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। अगर खाली मैं कुछ ना पूछूं, मैं सिर्फ इस पे फोर्स पूछूं, मैं पूछूं फोर्स ऑन टू, सेकंड वाले पे फोर्स किस किस की वजह से लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है? दो ही फोर्स लग रही होंगी, एक वन वाली की वजह से, एक थर्ड वाली की वजह से। तो मैं ये लिख सकता हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। अगर ये लिखना अगर सीख गए, ये अगर लिखना सीख गए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ही बार में सीख गए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं कहता, पांच पार्टिकल्स ले लिए, किसी पे भी पूछ लेगा, एक चार पार्टिकल्स में पूछ लेगा, आपको निकालना आना चाहिए। मैंने पूछ लिया सेकंड पे, तो आप कहोगे सेकंड पे दो की वजह से फोर्स लगेंगी, दो की वजह से ही लगेंगी, इसकी वजह से जो लगेगी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसकी वजह से जो लगेगी फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। तो F21 F23 का सम इज द F ऑन टू, जो फोर्स लग रही है सेकंड वाले पे, टोटल फोर्स हो जाएगी F21 F23। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं वन वाले में, अगर मैं आपसे वन वाले में पूछूं, इस वाले में पूछ रहा हूँ, तो बताओ फोर्स ऑन वन कितना लगेगा? फोर्स ऑन वन पूछूं तो आप देखोगे वन पे इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगी, वन पे इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी मैं उसे क्या लिखूंगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू F12 प्लस इसकी वजह से फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। बस यही लिखना आना चाहिए, यही लिखना आना चाहिए। डेफिनेशन तो मैं आपको लैंग्वेज में बोल के बता दूंगा, लिखा भी दूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है। पर ये समझना जरूरी था, ये आ गया होगा तो क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रॉपर एप्रोप्रिएट लैंग्वेजिकल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि एन चार्जेस के लिए फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप समझ गए होंगे कि एक पार्टिकल पे ले लेते हैं, एक पार्टिकल पे निकालने के लिए हम उसका सम लिखते जाते हैं कि उस पर फोर्स किस किस पार्टिकल्स के द्वारा लग रही है, और उनका सम लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब ऐसे में एन पार्टिकल्स, एन चार्ज के लिए से पूछूं, एन के लिए पूछूं, तो Fn1 Fn2 Fn3 अप टू Fn(n-1), तो ये ऐसे हो जाएगा। इसे आप लर्न रख सकते हो। एंड में एक पॉइंट, मतलब हर एक स्टेप पे एक पॉइंट कम हो रहा है, तो Fn(n-1) इज द वेक्टर सम ऑफ F ऑन n अगर हम निकालें। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही पार्ट है। अब अगर मैं परिभाषा या डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन बताऊंगा आपको, नॉर्मली बहुत इजीली समझ जाओगे अगर आप एग्जांपल समझ के होंगे। तो एक पे निकालते हैं, जो फोर्स लगा रहे होते हैं उनकी वजह से उनके टोटल सम को रख देते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या होती है लैंग्वेजिकली, आप उसे लर्न रख सकते हो, नोट्स में प्रॉपर वे में बता रही है आपके साथ। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या होता है। चाहता तो मैं पहले ही बता देता डेफिनेशन, लेकिन समझ में नहीं आता ना, फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप घूम जाते। लेकिन अब एग्जांपल समझ लियो तो डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, जैसे कि अभी मैंने n चार्जेस लिए थे, n चार्जेस का सम लिखा था, n चार्जेस ही तो लिए थे, हर एक स्टेप पे कम हो रहा था। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल Fe, the total Fe in a system of n charges, the total electrical force Fe on any one particle, on any one charge is the vector, one charge is the vector sum, is the vector sum of all, as the vector sum of all
forces या फिर is the vector sum of forces due to all remaining charges on that charge, due to remaining charges on that charge. ये होती है डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। और इस डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नई बात है नहीं, आप डेफिनेशन देखते ही समझ गए होंगे कि यही डेफिनेशन है। अब पर हम आपको बताएंगे कि डेफिनेशन हमने आपको बता दी। अब जो क्वेश्चन रह गए थे हम वो क्वेश्चन कराएंगे, पॉलीगन प्रॉब्लम्स कराएंगे, ट्रायंगुलर प्रॉब्लम्स कराएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकलवाएंगे। तो ये होगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन। लास्ट टॉपिक था, ढंग से लर्न रखिएगा और क्लियर रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सवाल लगाइए। सवाल कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन पॉलीगन प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। हाँ, पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हर जगह तैयार रहेगा, वो तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा अपना समझ के। क्या आप लगाना देखना सीख गए कि फोर्स लगती है दो चार्ज पार्टिकल्स का एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वाले की फोर्स जो लगती है F1 अगर 1 नाम है इसका तो F1 ड्यू टू 2, अगर इस वाले पे लगेगी सेकंड वाले पे तो F1 2 ड्यू टू 1 ऐसे लगेगी। अब क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? पॉलीगन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल से। किससे स्टार्ट करते हैं? पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल से स्टार्ट। यहाँ पे हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, कुछ ही न्यूमेरिकल कराएंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन वो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मैं लिख दूं या फिर बोल दूं? हाँ लिख देता हूँ, लिखते ही होगा। तो पॉलीगन टाइप का प्रॉब्लम में क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है इस तरह से, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ये ए, तीनों साइड ए दे रखी हैं, ये बी, ये सी और ऊपर वाला एंगल ए है, ठीक है। और ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। यहाँ पार्टिकल्स हैं, 3-4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। प्लस क्यू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट बन गया, तो याद रखिएगा प्लस क्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में इट इज आस्किंग फॉर, क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स ऑन सी, फाइंड द फोर्स ऑन सी, फाइंड द फोर्स ऑन वर्टेक्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी वाला वर्टेक्स जो है ये ऑन वर्टेक्स सी, ये निकालनी है। तो कैसे करोगे? लगाओ दिमाग, लगाओ तरीका कैसे करोगे? बहुत आसान है, दिमाग लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आराम से हिल जाएगा, कुछ नहीं हो, हिलेगा चुटकी बजा के हिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को पकड़ो और अपने कॉन्सेप्ट को याद दिमाग में रखो, पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करो। कैसे आएगी नेट फोर्स, जो कि आएगा मैग्नीट्यूड। लगाओ, जल्दी लगाओ। हो गया? लग गया होगा? लग गया नहीं? लग गया होगा तो बताते हैं। चलो, मैंने आपको पहले डेटा दे दिया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलो मैं बताता हूँ। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगे, 60 डिग्री के सारे एंगल होंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? मैंने पूछी है सिर्फ सी पे, मुझे और सी मतलब नहीं है, सी पे पूछी है मैंने वर्टेक्स का फोर्स, नेट फोर्स। अब मैं अगर सी पे देखूं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, दोनों रिपेल कर रहे होंगे। इस वाले की वजह से जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी वाले की वजह से जो फोर्स लगेगी सी पे, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा तो ये रिपेल करेगा, तो ये लगेगी इधर,
एक फोर्स होगा, ये हो जाएगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये वाला भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये एस लगेगी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ड्यू टू वर्टेक्स ए। तो ये हो गए हमारे दो कंपोनेंट फोर्स के। अब हमको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या नहीं, ये 60 डिग्री होगा, सी वाला जो वर्टेक्स होगा 60 डिग्री का होगा, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से 60 डिग्री का हो जाएगा। अब मुझमें दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस के वेक्टर कंपोनेंट हैं। 11th क्लास का टॉपिक उठा लो, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। दो फोर्सेस के वेक्टर कंपोनेंट है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, एफ निकालना है, एफ रिजल्टेंट निकालना है, एफ आर कह दो, एफ रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ पे आएगा एफ रिजल्टेंट निकालना है मुझे, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, ऐसे ही तो आता है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर इधर ही आएगा। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, फॉर्मूला होता था एफ नेट कैसे निकालते थे, एफ नेट कैसे निकालते थे, एफ नेट कैसे निकालते थे, वो भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, क्योंकि इट इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन वाली बात तो भी कर ही नहीं रहे, हमने आपसे बस मैग्नीट्यूड पूछा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसने इसकी वजह से फोर्स लगाई, इधर लगी, उसने इसकी वजह से फोर्स लगाई, ये इस पर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, एफ ऑन सी ड्यू टू बी, एफ ऑन सी ड्यू टू ए, ये इधर ये इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बीच में से होगा, बिल्कुल बीच में से। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट ए वेक्टर बी वेक्टर होता था, रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है सी वेक्टर आर वेक्टर जिसे कहते हैं। वो कैसे भी लगा लो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा लो, पैरेललोग्राम वाला मेथड लगा लो, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो। यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ये तो वेक्टर है, ऐसे फोर्स हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर में। ए और बी होते थे तो रिजल्टेंट वेक्टर्स में आर ऐसे आ जाता था, पैरेललोग्राम में भी आर ऐसे आता था, ठीक है। अब एफ नेट निकालने का फॉर्मूला सबको पता होता है, 11th क्लास से पढ़ते हुए आए होते हैं। क्या होता है एफ नेट निकालने का फॉर्मूला? वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होता है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ सी बी एंड एफ सी ए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, वो होता है cos थीटा। ये ए और बी, जैसे एक ए वेक्टर हो एक बी वेक्टर हो, एक ए वेक्टर हो एक बी वेक्टर हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आता है आर वेक्टर जिसे कह देते हैं, रिजल्टेंट कह देते हैं, ए प्लस बी वेक्टर कह देते हैं, सम कह देते हैं ए प्लस बी, क्योंकि 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो यही तो आता है, यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो यही तो आता है, ये वाला यही तो आता है। एफ नेट निकालने का 11th क्लास में पढ़ के आए हो यार, 11th क्लास में पढ़ के नहीं आए क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी तरह मैं यहाँ बस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हटा के इन वैल्यू को रख दूंगा, तो मैं एफ सी भी निकालूंगा कि एफ सी भी होगा कितना। तो निकालते हैं, वो एफ सी भी होगा कितना। एफ सी भी कैसे निकालोगे? एफ सी बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, दोनों के पार्टिकल्स के हैं, क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी आ जाएगी। अब मैं पूछूं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितनी होगी? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्यू क्यू, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सेम आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सेम आएगी। मतलब इन दोनों की जो फोर्सेज आ रही हैं, ये दोनों जो फोर्सेज आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों ही इक्वल आ रही हैं। तो दोनों इक्वल आ रही हैं तो दोनों को एफ नेट के इक्वल रख दूं, या फिर एफ नेट नहीं तो इक्वल टू एफ मान लेता हूँ, इक्वल टू एफ रख देता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ एफ रख दिया, इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया, दोनों को इक्वल एफ रख दिया। और रिजल्टेंट वेक्टर एफ के डायरेक्शन के अलावा आएगा। तो मैंने यहाँ ये क्या किया, अब यहाँ मेरे वेक्टर एफ एफ में हो गए ना, ये एफ ये भी एफ, दोनों एफ एफ में हो गए, तो यहाँ एफ नेट्स भी आएगा, ये भी एफ ये भी एफ, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2a 2ff cos 60,
एंगल 60 डिग्री क्यों लिया गया, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, मतलब एफ वेक्टर दोनों इक्वल आ रहे थे, दोनों के बीच का एंगल लिया जाएगा 60 डिग्री होगा वो। तो एफ स्क्वायर एफ नेट जो आएगा, देखो एफ स्क्वायर 2f² प्लस ये भी 2f²। cos 60 का मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 कितनी होगी 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2f² प्लस f², f नेट कितना आ जाएगा 3f²। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी f√3 इज द आंसर। और एंड में अगर आप वैल्यू रखना चाह रहे हो तो f की जगह k³² डाल सकते हो, k³/a²√3, या फिर f√3 में छोड़ दो, आंसर बिल्कुल सही है। और दिस इज द करेक्ट वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो √3f इज द आंसर। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ कोई नहीं था। ये था, इस तरह करते हैं फॉलोइंग प्रॉब्लम को। एक और छोटा सा सवाल देता हूँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, उसे करना, उसे करके बताओ, उसे करके बताओ। इसी तरीके से होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, मेथड वही होगा, प्रोसेस वही होगा। बस आपको वेक्टर को देखना है, वेक्टर को समझना है, कैसे कहाँ वेक्टर हो रहा है। क्वेश्चन है, फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तीनों की साइड ए है, डिस्टेंस है, सेम फिगर है, ए एंगल पर, बी एंगल पर, सी वर्टेक्स पर। उसके बाद दे रखा है आपको ये माइनस क्यू है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया भाई साहब, खेल में चेंज कर दिया। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू है। ऊपर वाला माइनस क्यू कर दिया और दोनों आपको प्लस क्यू दे दिए। खेल खेल गया आपके साथ, खेल खेल गया आपके साथ, खेल खेल गया। मुझसे पूछा है एफ नेट, मुझसे क्वेश्चन में पूछा है एफ नेट ऑन ए, एफ नेट ऑन ए वाली वर्टेक्स का पूछा है। इस पर पूछा है एफ नेट कितना हुआ, तो मुझे थोड़ा डायग्राम नीचे बनाना पड़ेगा अगर मुझे एफ नेट ऑन ए निकालना है तो। एफ नेट ऑन ए पूछा है, मतलब ए पे एफ नेट कितनी लगेगी, तो मैं डायग्राम थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ए ए ए ए बी सी 60 डिग्री के एंगल होंगे, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, मुझसे पूछा है एफ नेट ऑन ए की बात करें, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, ना कि उधर। ये फोर्स जो लगेगी सी के द्वारा, फोर्स जो जो ये इधर लगेगी, ये जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन ए वाले वर्टेक्स पर ड्यू टू सी, ये हो गया इसका खेल। अब बात करते हैं बी वाले की। ये भी पॉजिटिव, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी भी फोर्स लगेगी, इसकी भी फोर्स ऐसे ही लगेगी, ऐसे डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स को मैं कहूँगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। दो फोर्सेज हो गई, दोनों ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में। कैसे हो गई, जूम कर देता हूँ, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ये हो गई एफ ए सी, ए वर्टेक्स पर, और ये वाली हो गई एफ ए बी। इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, टेल मी द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कम्स परपेंडिकुलरली, रिजल्टेंट वेक्टर सीधा आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब सीधा आएगा, तो मैं अब निकालता हूँ एफ ए सी की वैल्यू निकालता हूँ। एफ ए सी कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, के क्यू क्यू। हाँ, एक बात बता दो, जैसे कूलम्स लॉ में अगर आप लिख रहे हो चार्ज पार्टिकल्स को Q1 Q2, तो नेगेटिव चार्ज का अगर एक पार्टिकल है दूसरा पॉजिटिव का, तो नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सीधा KQ² लिखोगे, KQ²/a²। ऐसे ही एफ ए बी निकालो, ये भी इतना ही आएगा, KQ²
बाय ए स्क्वायर, दोनों ही सेम आ रहे हैं, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो मैं इनको एफ के इक्वल मान लेता हूँ। एफ के इक्वल मान लेता हूँ। एफ के इक्वल मानने में क्या आसानी हो जाएगी मुझे, इस फिगर में ये आसानी हो जाएगी मुझे कि ए वर्टेक्स पर एक एफ ऐसे हो जाएगा, एक एफ ऐसे हो जाएगा, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने ये वाला पढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा ऐसे, जिसे हम कहेंगे एफ नेट। एफ नेट अब फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ एफ नेट का। एफ नेट का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ff cos 60 cos थीटा cos 60, मतलब सेम आंसर आएगा, वही कंसीडर होगी। तो पिछले वाले जो पिछले वाले पार्ट में जो आया था, आंसर विल बी √3f, आंसर विल बी √3f। एफ की वैल्यू आप रख सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इस तरह आप क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ काम नहीं था। अब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जब मैं आपको अलविदा कहूँगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा है। पहला क्वेश्चन ये है होमवर्क में, पहला क्वेश्चन ये है होमवर्क में, एक 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 स्क्वायर है, ये तो रेक्टेंगल सा लग रहा है लेकिन है स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ज़्यादा सवाल लेना होगा, एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए ए इसकी चारों साइड दे रखी हैं, जिसके वर्टेक्स मुझे दे रखे हैं, या फिर मैं डायरेक्ट ये कहता हूँ नेमिंग दे रखी है ए बी सी डी, ये मुझे दे रखे हैं। एक स्क्वायर है, ये 90 डिग्री के एंगल होंगे इनके बीच में, और मुझसे ये प्लस क्यू है, ये वाला, ये माइनस क्यू है, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू, और दोनों ऊपर के प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, ठीक है। अब मुझसे पूछिए एफ नेट ऑन सी, क्वेश्चन एफ नेट ऑन सी निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये आपको तो एक ये क्वेश्चन लगा के लाना है, आपको एफ नेट निकालना है एट सी पे। एक क्वेश्चन और देता हूँ छोटा सा सेकंड, जो आपको करके लाने हैं, करने हैं, आंसर निकालने हैं। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल जरूर बनेगा बोर्ड में, 2-3 सवाल जरूर बनते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के, और फंस जाओगे, तो इसलिए जरूर करना, पहले कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जरूर करना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस बार भी एक स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है इस बार भी, और नेमिंग भी ऐसी दे रखी है सेम तरीके से ए बी सी डी। चार्ज पार्टिकल्स जो दे रखे हैं, ऊपर वाले दोनों प्लस हैं, प्लस क्यू, नीचे वाले दोनों एक प्लस है, प्लस क्यू एक माइनस है, मतलब कि सेम डायग्राम हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। फोर्स जो पूछी है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज, जो फोर्स पूछी है ना, यहाँ पर एक सेंटर में क्यू चार्ज रखा है, एक सेंटर में चार्ज क्यू रख दिया है, तो एफ नेट इसी पे पूछी है, एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल पी, एफ नेट पूछी है चार्ज कैपिटल पी, क्यू पे कितनी आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन है, बस ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और आज के लिए इतना ही, ये होमवर्क है आपका। और इन 2 सवालों का आप लगा के लाएंगे। अगर ये 2 सवाल अगर आपने सही तरीके से लगा लिया तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, और मैं अगले पार्ट में शायद सॉल्यूशन बता दूंगा इसके, मुझे टाइम मिल गया है, मुझे लगा के बता देना चाहिए, तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आपको ये लगाने हैं, और आज के लिए बस इतना ही है। अलविदा लेते हैं, आपसे बहुत देर हो गई, आधे घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो हो गई है। आज पहली बार इतनी लेंथी वीडियो बनाई है, वो भी लेक्चर की वजह से। अब अगले पार्ट जो होगा, ये तो लेक्चर 6 था, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बहुत जल्दी आएगा, जिसका
जिसमें हम आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे कि चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे अटेन करता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगल बगल में कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करता है, कैसे वहाँ सेट होता है। कंपैरिजन बताएंगे कि क्या क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। थोड़ी बहुत छोटी बातें बताएंगे, नोटवर्दी पॉइंट्स बताएंगे, एक आध न्यूमेरिकल कराएंगे। एंड आज के लिए इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, एंड चैनल को ग्रो कराते रहो। एंड थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून एंड गुड नाइट।